हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा हमने कल करवाया था इसका क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 भारत की खोज नामक बुक के चैप्टर नंबर 4 से युगों का दौर का एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए थे 25। ठीक है, कितने करवाए थे? 25 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम इसके नेक्स्ट 25 करेंगे जो बचे हुए हैं, 23 या 24 हैं, और इसके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो एमसीक्यू कर रहे हैं पहले, क्योंकि जैसे कि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उनमें। तो 25 इसलिए करवाए थे क्योंकि क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, वर्ड तो बच्चों को याद नहीं रहते। तो आज हम करेंगे 26 से, क्वेश्चन नंबर 26। ये देखिए, यहाँ से 25 तक हो गए थे, यहाँ 26 पे देखिए। सुदृक की मृत्यु प्रमुख रचना का क्या नाम है? सुदृक की प्रमुख रचना कौन सी है? देखो, ये नाम जो है टफ है, तो आप इसको ऐसे लिख के देखेंगे। देखो मैं बताती हूँ। सुदृक की प्रमुख रचना, तो रचना कौन सी है इसकी देखना, ऐसे करना है आपको। जैसे प्रमुख रचना पूछी है तो रचना का नाम ऐसे करके आप लिखोगे ना, एक बार अगर ये देख भी रहे हो तो भी याद हो जाएगा। तो इसमें कैसे करोगे, इनको कोशिश करना लिख ही लेना बेटा, क्योंकि ये टफ बहुत है। एक बार पढ़ोगे तो ध्यान नहीं रहते। मृच कटिकम, देखो लिखने में भी गड़बड़ करोगे आप तो, अगर नहीं लिखोगे तो। मृच कटिकम, तो सुदृक की प्रमुख रचना कौन सी? मृच कटिकम। ऐसे तो ये तो हो गया 26 पे है ये क्वेश्चन, ऐसे याद करने के लिए। 27 पे कौन सा है? प्राचीन नाटक किस भाषा में लिखित है? जो पहले के, ये जो टफ हैं वही लिखूंगी मैं, बाकी जो याद हो जाएंगे उनको नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो जो पहले के जो नाटक हैं वो सभी संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा पहले प्राचीन भाषा है, तो प्राचीन नाटक संस्कृत भाषा में, ये नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण लेखक का नाम। ये भी वैसे आसान ही है क्वेश्चन। तो जो संस्कृत का जो प्रसिद्ध व्याकरण था, संस्कृत के, देखिए ऐसे में करवा रहे हो ना, आपको अभी के भी याद हो जाएंगे, कुछ भी याद नहीं करना। प्रसिद्ध व्याकरण, संस्कृत के जो प्रसिद्ध व्याकरण लेखक थे उसका नाम लिखना है आपको। तो कौन है लेखक, कौन है? पाणिनि, पाणिनि। ठीक है, पाणिनि। संस्कृत के जो प्रसिद्ध व्याकरण लेखक कौन थे? पाणिनि। हो गया याद। नेक्स्ट देखिए, 100% याद रहेंगे, भूलोगे बिल्कुल नहीं, जैसे अभी करवा रहे उस तरीके से। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा जाता है? देखो, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी भी संस्कृत को, ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भी आसान क्वेश्चन है। जो आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी, यानी कि जो भी नई भाषाएं हैं उनके सबसे पहले की जननी कौन सी भाषा? सबसे पहली भाषा थी हमारी संस्कृत, तो उनकी जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। विदेशों में उपनिवेश स्थापित करने के कारण भारत को कौन सा नाम दिया गया था? ये क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ेगा। विदेशों में उपनिवेश स्थापित करने, तो विदेशों में जो उपनिवेश स्थापित करने के कारण भारत को कौन सा नाम दिया गया? भारत को नाम दिया गया था बृहत्तर भारत। ठीक है, ये याद कर लेना। विदेशों में उपनिवेश स्थापित करने के कारण भारत को कौन सा नाम दिया गया था? देखो, विदेशों में उपनिवेश स्थापित करने के कारण भारत को कौन सा नाम दिया गया था? भारत को नाम दिया गया था डैश, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर बनाने मुझे अलग अलग नहीं लिखूंगी मैं, तो आंसर में है इसका वृह तय तक, ये रह होता है ये। ठीक है, बृहत्तर भारत। जो क्या क्वेश्चन है, विदेशों में उपनिवेश स्थापित करने के कारण भारत को कौन क्या नाम दिया गया था? भारत को नाम दिया गया था बृहत्तर भारत। नेक्स्ट देखिए,
आशा है सभी को साथ साथ लर्न हो रहे होंगे बेटा। जरा ध्यान से देखिए, पहले देखिए क्वेश्चन जो टफ है वही लिख रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय उपनिवेशों का समय कब तक रहा? तो 1300 वर्षों तक जो भारत के उपनिवेश थे, भारतीय उपनिवेशों का समय कब तक रहा? कब तक रहा था? 1300 वर्षों तक। 1300 वर्षों तक। तो भारतीय उपनिवेशों का समय कब तक रहा? 1300 वर्षों तक। याद हो गया? 1300 वर्षों तक रहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश पर भारत की संस्कृति की छाप है? भारत की संस्कृति की छाप कौन से देश पर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इंडोनेशिया पर। ये आप याद कर लेना या लिखो इसको भी। चलो लिखते हैं। किस देश पर भारत की संस्कृति की छाप है? किस देश पर भारत की संस्कृति की छाप है? वो है इंडोनेशिया पर। देखो बेटा, ये लिखने में इसलिए रही हूँ ताकि आपको इसी समय याद हो जाए, क्योंकि बच्चे मुझे पता है याद तो करते नहीं हैं और ये फिर याद रहने वाले क्वेश्चन नहीं है। इंडोनेशिया पर। अब इनको रिपीट करेंगे जो टफ है क्वेश्चन। सुदृक की प्रमुख रचना कौन सी है? मृच्छकंटिकम। ठीक है। और ज़रा देखना आपको ध्यान रहते नहीं रहते हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण लेखक थे पाणिनि, और विदेशों में उपनिवेश स्थापित करने का कारण भारत का क्या नाम दिया गया? बृहत्तर भारत। और भारतीय उपनिवेशों का समय है 1300 वर्षों तक। जो भारतीय उपनिवेश कहाँ कब तक थे? 1300 वर्षों तक। और किस देश पर भारत की संस्कृति की छाप है? इंडोनेशिया देश पर भारत की संस्कृति की छाप है। नेक्स्ट देखिए, जावा ने भारत की किस प्रमुख कला को अपनाया? जावा ने भारत की किस प्रमुख कला को अपनाया? नृत्य कला को। जावा ने भारत की ऐसी कौन सी अच्छी कला थी जो जावा ने अपनाई? वो थी नृत्य कला। याद रह जाएगा, ये तो आसान है। नृत्य कला, संगीत कला, नृत्य कला, वास्तुकला, लेखन कला। तो जावा ने भारत की कौन सी कला को अपनाया था? नृत्य कला। चीन और जापान की विशेषता उनकी किस कला में है? देखो, चीन और जापान की विशेषता किस कला में है? चित्रकला में। चीन और जापान की विशेषता चित्रकला में है, और जावा का आएगा तो नृत्य कला लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों अलग अलग हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, भारत की विशेषता उसकी किस कला में है? भारत की विशेषता उसकी स्थापत्य एवं मूर्ति कला में है। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे से हैं, आपको अच्छे से लर्न करना है, इनको याद करना है अच्छे तरीके से। एक बार दोबारा करवा देंगे। भारत की विशेषता तो स्थापत्य मूर्ति कला में है, और चीन और जापान की है चित्रकला में है, और जावा की है नृत्य कला में। जावा की नृत्य कला में है, चीन और जापान की चित्रकला में है, और भारत की है स्थापत्य एवं मूर्ति कला में। ठीक है। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक तो गुप्त काल, हुन काल, मौर्य काल और मुगल काल। तो इसमें क्या आएगा? गुप्त काल आएगा। क्या आएगा बेटा? गुप्त काल। साफ नहीं दिख रहा क्या? अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाओं का निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल में। और अजंता के भित्ति चित्रों को किसने बनाया था? जो इसके अंदर चित्र थे वो किसने बनाया था? बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। देखो, ये क्वेश्चन अजंता के दो क्वेश्चन है। एक तो इसका निर्माण कब हुआ, कौन से काल में हुआ था? गुप्त काल में। और इसके अंदर चित्र थे वो किसने बनाए थे? बौद्ध भिक्षुओं ने बनाए थे। ठीक है, जो वहाँ के बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने ये चित्र बनाए थे। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा की विशाल गुफाएं किस शताब्दी में बनी थी? 7वीं 8वीं शताब्दी में। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आसानी है। एलोरा की गुफाएं कब बनी थी? 7वीं 8वीं शताब्दी में। एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्ति है? नटराज शिव की। किसकी है? नटराज शिव की। तो एक बार याद करने के लिए फिर यहाँ से फिर देखते हैं।
जावा में कौन सी विशेषता, कौन सी प्रमुख कला को अपनाया था जावा ने? भारत की कौन सी कला को अपनाया था? नृत्य कला को। और चीन और जापान ने किसको? चित्रकला को। और भारत की विशेषता स्थापत्य मूर्ति कला है। और अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। और अजंता के भित्ति चित्रों को किसने बनाया था? अजंता के जो भित्ति, बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। अजंता के जो भित्ति चित्र थे वो बौद्ध भिक्षुओं ने बनाए थे। और एलोरा की विशाल गुफाएं किस शताब्दी में हुई बनी थी? 7वीं और 8वीं शताब्दी में। और एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्ति है? नटराज, शिव की। ये तो आसान है बेटा, हो जाएंगे। कुतुब मीनार किस नगर में स्थित है? ये तो सबको पता होता है, मोस्टली बच्चों को पता होगा, दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। और खगोल शास्त्र किनके लिए लाभदायक था? खगोल शास्त्र किनके लिए लाभदायक था? किसानों के लिए लाभदायक था, कारीगरों के लिए लाभदायक था, समुद्री यात्रियों के लिए लाभदायक था, या चरवाहों के लिए लाभदायक था? तो इसका आप खगोल शास्त्र किसमें? समुद्री जो यात्री थे उनके लिए लाभदायक होता था। जो खगोल शास्त्र था वो समुद्री यात्रियों के लिए लाभदायक था। गणित के क्षेत्र में भारत की क्या देन है? गणित के क्षेत्र में भारत की क्या देन है? तो दशमलव, शून्य का अंक, 1000 तक गिनती, और 5 का अंक, नापतोल के नियम। तो भारत की क्या देन है? दशमलव, शून्य का अंक। ठीक है, दशमलव, शून्य का अंक गणित के क्षेत्र में भारत की देन है। ये भारत के यहाँ से बना था। भारत के प्रथम प्रमुख गणितज्ञ का नाम बताओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आता भी है ये क्वेश्चन बेटा, इसको अच्छे से याद कर लेना। गणितज्ञ क्या? भारत के प्रमुख गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? 427 ईस्वी में। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? 427 ईस्वी में। और अंकगणित के प्रसिद्ध और लीलावती के लेखक बताने हैं। जो अंकगणित के प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती के लेखक भास्कर दित्य। ये क्वेश्चन थोड़ा लिख देते हैं, याद नहीं रहेगा वरना आपको। ये क्वेश्चन नंबर 45, अंकगणित की प्रसिद्ध ग्रंथ। अंकगणित के जो प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती है, लीलावती के लेखक का नाम बताना है। जो अंकगणित के प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती है उसके लेखक कौन थे? भास्कर दित्य। तो क्या थे इसके? भास्कर दित्य। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है बेटा, याद करना पड़ेगा आपको। अंकगणित के प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती के लेखक कौन है? भास्कर दित्य। ठीक है, कौन है? भास्कर दित्य। अभी तो एक ही क्वेश्चन बचा है। भारत के पतन की ओर बढ़ने का प्रमुख कारण क्या था? भारत किस कारण से पतन की तरफ बढ़ गया था? विदेशी आक्रमण, विदेशी गरीबी के कारण, बीमारी के कारण, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक आपदा। तो विदेशी आक्रमण के कारण भारत का पतन होने लगा था। ठीक है, तो विदेशी आक्रमण के कारण भारत पतन के और आगे बढ़ने लगा था। आशा सभी बच्चों को याद हो गए होंगे इसी समय। और जो ये क्वेश्चन लिखे हैं ना बेटा, ये थोड़े टफ है, बाकी इजी हैं, पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगे, आपको सुनते टाइम ही याद हो गए होंगे। बट ये क्वेश्चन आपको पक्के याद करने, तब जाके कहीं नंबर आएंगे आपके, वरना फिर आप घुमा दोगे उनमें आपस में। ठीक है, मिला मत देना, इसका क्वेश्चन इसमें, इसका इसके। अच्छे से एक बार पढ़ लोगे तो अभी याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके क्वेश्चन 50 ही थे, ये 46 हैं, तो ये कंप्लीट हो गए हैं। कल हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के MCQ करेंगे। आशा है सभी को अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।